हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विजन की करंट अफेयर्स जो कि हमारी जून मंथ की है। तो यहाँ पे हमारी पॉलिटी एंड गवर्नेंस कंप्लीट हो गई है। आज स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इसमें एक टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। आज यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल के साथ स्टार्ट करूँगी जो कि है ऑल्टरनेटिव्स टू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो BRI का क्या ऑल्टरनेटिव्स है ये अभी हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी समय से इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा था। क्योंकि हम लोग यहाँ पे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो कि चाइना की इनिशिएटिव है उसे हम लोग अभी तक साइन नहीं किए हैं। इट मीन्स कि इसके सपोर्ट में हम लोग नहीं हैं, तो फिर इसका एक ऑल्टरनेटिव होना चाहिए। तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, देन नाटो के बारे में, देन ब्रिक्स के बारे में। तो आई थिंक दिस 3 टॉपिक्स आर इनफ फॉर टुडे। तो अगर और भी टाइम मिलेगा तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ भी बढ़ेंगे। बट चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हम लोग आर्टिकल के साथ, जो कि है यहाँ पे ऑल्टरनेटिव्स टू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ओके, स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी न्यूज़ कि अगर आप लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ईमेल आईडी दी गई है। उस ईमेल आईडी में आप लोग मेल कर पूरी डिटेल्स इनिशिएटिव के बारे में जान सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट का यहाँ पे एम है कि $200 बिलियन तक रेज़ करना है ओवर 5 ईयर्स, जिससे कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जितनी भी ज़रूरत है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, वो यहाँ पे जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो भी फ़ंड की ज़रूरत है वो यहाँ पे पूरा कर सके। और एक G7 इनिशिएटिव के तहत ये एम है कि जो चाइना की ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग का काउंटर पार्ट यानी कि काउंटरिंग करने के लिए हम लोग को कोई ना कोई इनिशिएटिव्स लेकर आनी होगी। तो ओवरऑल जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है, जिसमें कि G7 पार्टनर्स है और प्राइवेट कैपिटल है, इसका एम है कि $600 बिलियन तक का यहाँ पे हिट करना है, वो भी नेक्स्ट 5 ईयर। तो अभी आप लोग यहाँ पे वीडियो पॉज करो और ये बताओ कि यहाँ पे G7 जो है, G7 में कौन कौन से मेंबर हैं यहाँ पे, ठीक है। मेंबर नेशंस का नाम आपको बतानी है। साथ ही ओवरऑल अनाउंसमेंट जो है वो यहाँ पे ये देखने के लिए साथ है कि B3W जो यहाँ पे आया है, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, यानी कि हम लोग को पूरे दुनिया को ऐसा बनाना है कि एकदम बेटर से बेटर हो। तो इसके लिए यहाँ पे ये काम किया जा रहा है। अब ये जो एफर्ट्स है इसको बुलाया जा रहा है पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। ओके, तो ये नाम दे दिया गया है PGII। तो इसका एक एम है कि चाइना का जो एस्टिमेट किया जा रहा है कि $1 ट्रिलियन तक वो यहाँ पे आगे आने वाले दिनों में, यानी कि हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो है वो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं पूरे वर्ल्ड में। तो इस चीज़ों को यहाँ पे हम लोग एक ऑल्टरनेटिव लेकर आए हैं PGII। और ये जो G7 की इनिशिएटिव है ये फंडिंग प्रोजेक्ट्स है। तो इसमें 4 मेजर कैटेगरी है। सबसे पहली बात होती है क्लीन एनर्जी, इट मीन्स कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम लोग फोकस करने वाले हैं। हेल्थ सिस्टम पे फोकस करेंगे, जेंडर इक्वालिटी पे फोकस करेंगे, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ पे फोकस करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे PGII इट मीन्स कि पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट के अगर सेंटर के हिसाब से देखें तो यहाँ पे डिफरेंट अप्रोच लिया गया है कि कैसे हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर सके। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा आप देखो कि एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट होता है इसमें और फंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे लिमिटेड गवर्नमेंट फंडिंग को यूज़ करके हम लोग जो ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ प्राइवेट कैपिटल्स है, जैसे कि प्राइवेट कैपिटल्स है और आप देखो कि पेंशन फंड हो गया, प्राइवेट इक्विटी फंड है, इंश्योरेंस फंड है, तो इन सब को हम लोग कैसे यहाँ पे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। साथ ही अगर देखें तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में कुछ यहाँ पे बेसिक बातें देख लेते हैं कि ये एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल लॉन्ग टर्म पॉलिसी और इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है, जिसका एम है कि पूरे वर्ल्ड वाइड आप देखो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करना है और ऐसा डेवलपमेंट करना है जिससे कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो सके कंट्रीज़ का। जो भी यहाँ पे पुराने समय में जो सिल्क रोड जिसे हम लोग कहते थे कि सिल्क रोड के थ्रू जो है वो पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट किया गया था, हर एक कॉन्टिनेंट को कनेक्ट किया गया था। तो वही हिस्टोरिक जो सिल्क रोड है उसी के बेसिस पे यहाँ पे चाइना चल रही है और चाइना का कहना है कि हाँ, यहाँ पे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होना चाहिए कंट्रीज़ का। तो बेसिकली ये अनवील किया गया 2013 में और इसको वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव कहा गया। बेल्ट एंड रोड पोर्टल्स के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो ये कहा जा रहा है कि इस इनिशिएटिव में टोटल 71 कंट्रीज़ है जो कि अभी तक पार्ट लिए हैं और मोर देन थर्ड ऑफ द वर्ल्ड की जो GDP है वो यहाँ पे कंट्रीब्यूट होगा। साथ ही 2/3 जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो इस इनिशिएटिव में साथ दे रहे हैं। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अगर बारे में देखें तो यहाँ पे 2 इनिशिएटिव हैं। सबसे पहला है कि लैंड बेस्ड यहाँ पे सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट है और 21st सेंचुरी यहाँ पे मैरीटाइम सिल्क रोड है। तो ये दोनों यहाँ पे मिलाकर काम किया जा रहा है। लेकिन अब अगर हम लोग समझे तो एक ऑल्टरनेटिव हम लोग को यहाँ पे बेल्ट रोड इनिशिएटिव का समझना होगा। इससे पहले आप लोग देख लो कि यहाँ पे सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट है। बेल्ट क्या क्या है, ये जितनी भी आपको पिंक कलर की दिख रही है दीज आर बेल्ट, जिसमें कि आप देखो कि हर एक कंट्री को यहाँ पे कनेक्ट किया जाएगा। मैरी टाइम में क्या है कि रोड बनाया जा रहा है। देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे इनका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग सा है। यहाँ पे रोड जो होगा वो हमारे मैरीटाइम में होगा, यानी कि पानियों से ये रोड बनाने वाले हैं
और हमारा जहाँ पे ज़मीन है वहाँ पे ये बेल्ट बनाने वाले। तो ये आप देख सकते हो कि वर्ल्ड में हर एक कंट्री को यहाँ पे कनेक्ट किया जाएगा सिल्क एंड रोड इनिशिएटिव से, फाइन। लेकिन आप समझते कि क्यों ऑल्टरनेटिव्स जो है वो यहाँ पे ज़रूरी है और क्यों निकल कर आ रहा है। क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की अगर हम लोग बात करें तो इनका नेचर ही फ्रेगमेंटेड है। इट मीन्स कि टूट के ये काम कर रहे हैं, ये यूनिफाइड नहीं है, इनका एक मात्र स्ट्रैटेजी नहीं है। बट आप देखो कि यहाँ पे फ्रेगमेंटेड कलेक्शन है, बायलैटरल अरेंजमेंट है। इट मीन्स कि दो कंट्री आपस में जो अरेंजमेंट कर रही है उस हिसाब से भी ये लोग काम कर रहे हैं। इनके टर्म्स एंड कंडीशंस एक नहीं है, अलग अलग तरीके से अलग अलग कंट्री के हिसाब से यहाँ पे फिक्स किया गया। तो एक फ्रेगमेंटेड नेचर है, साथ ही ओपैक नेचर है, यानी कि किस तरीके से यहाँ पे आप जानते हो कि चाइना का क्या हालत है। एक तो वो डेट ट्रैप में फंसाता है, चाइना कार्ड खेलता है, ऊपर से चाइना के जैसे देशों के ऊपर ट्रस्ट कर पाना ये एक बिग डील हो सकता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। साथ ही यहाँ पे आप देखो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी तो इनकी चलती ही है। इनके चक्कर में आप देखो चाइना जो है आज की डेट में इतने घाटे में है, पाकिस्तान का क्या पता क्या होने वाला है। तो ये सब देन है चाइना का ही, ठीक है। सॉरी, श्रीलंका का क्या हालत हो चुका है ये आप देख सकते हो। जो हम्बन टोटा जो पोर्ट लिया गया है श्रीलंका में 99 ईयर्स के लीज़ पे दिया गया है। तो श्रीलंकन गवर्नमेंट जो है वो इस तरीके के चाइनीज़ लोन को यहाँ पे पूरा करने में अनेबल है। तो क्या हो गया कि हम्बन टोटा पोर्ट जो है वो चाइना के अधीन आ गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि चाइना जो है वो कर्ज में इतना डुबा देता है किसी कंट्री को कि वो उभर ही नहीं पाता। तो डेट ट्रैप पॉलिसी से आप समझो कि और भी ज़्यादा इस पर ट्रस्ट करना मुश्किल है। साथ ही पॉलिटिकल बैकलैश अगर हम लोग देखें, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट जो है वो लो इंटरेस्ट लोन में बनाया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो ग्रांट वगैरह दिया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो ग्रांट नहीं दिया जा रहा है, ये लोन को यहाँ पे इसके बेसिस पे बनाया जा रहा है। इट मीन्स कि आप देखो कि ग्रांट एंड लोन में क्या डिफरेंस होता है। ग्रांट होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अगर स्टेट गवर्नमेंट को पैसे दिया जा रहा है और इसके बदले में स्टेट गवर्नमेंट को एक फिक्स टाइम के बाद जो है इसको रिटर्न भी नहीं करना है। तो ग्रांट मीन्स क्या होता है कि फिनेंशियली एड हो रहा है, यानी कि पैसे के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को मदद कर रही है। लेकिन लोन में क्या होता है कि मदद करती है, लेकिन लोन में क्या होता है कि एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद स्टेट गवर्नमेंट को उतने पैसे जो है विद इंटरेस्ट वो सरकार को वापस करना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे आप देखो कि जो चाइना है वो पूरे देश में डेवलपमेंट तो कर रहा है, लेकिन हर कंट्री में ग्रांट नहीं दे रहा है, हर कंट्री में लोन दे रहा है। इट मीन्स कि हर एक कंट्री से वसूली के फॉर्म में ये है कि बाद में चल के वसूल भी करेगा। साथ ही साथ आप देखो कि यहाँ पे स्लो प्रोग्रेस भी है, इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज़ देखने को मिल रहा है। 35% जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट पोर्टफोलियोज़ हैं यहाँ पे मेजर इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम है। जैसे कि कई बार कई देश में ऐसा पता चला है कि करप्शन होते जा रहा है, लेबर वायलेशन है, यानी कि इतने सस्ते दाम में आप देखो कि जहाँ पे भी ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का काम हो रहा है वहाँ पे चाइना अपने देश से जो है वो लेबर को भेज रहा है, लेकिन अपने देश से जो लेबर को भेज रहा है वो बहुत ही सस्ते दाम में काम कराया जा रहा है, जिससे कि जो लेबर है उनको अल्टीमेटली फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। इन्वायरमेंटल हैज़ार्ड है, पब्लिक प्रोटेस्ट कर रही है बहुत जगह कि यहाँ पे ना रोड बनाना है ना बेल्ट बनाना, इस तरीके का काम चल रहा है। ये इन्वायरमेंटल कॉस्ट भी है, यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अगर देखें तो यहाँ पे सेवियर और इरिवर्सिबल जो इम्पैक्ट है हमारे इन्वायरमेंट का उस पर कई बार क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में भी यहाँ पे बातें की जा रही हैं जो कि यहाँ पे सही नहीं है। सो दीज आर द फैक्टर्स जिसके कारण आज की डेट में क्या कई सालों से आप देखो इस पे बात हो रहा है कि देयर शुड बी एन ऑल्टरनेटिव फॉर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। सो दीज आर द पॉइंट्स, दीज आर द रीजंस। अब देखते कि हमारा कंसर्न क्या है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर। ना जाने ये बातें मैंने कितनी बार आप लोग के साथ डिस्कस की है। अगर आप लोग लास्ट 1-2 ईयर से भी अगर मेरे साथ कनेक्टेड है तो मैं इस टॉपिक के बारे में काफ़ी बार यहाँ पे हम लोग डिस्कस भी किए। तो फर्स्ट है जियो पॉलिटिकल कंसर्न। इट मीन्स कि हमारा जो आप कंसर्न देखते हो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ये हमारे ही देश में होकर जा रहा है। जो हमारा पाकिस्तान वाला पोर्शन है वो पीओके वाला रीजन से होकर जो है यहाँ पे एक जो बेल्ट बनाया जा रहा है जो कि हमारी जो सॉवरेनिटी है उसको कहीं ना कहीं हर्ट कर रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम है जो कि आप देखते हो कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, यहाँ से ये आपका लेकर जाया जा रहा है। तो हमारे यहाँ पे सॉवरेनिटी वॉलेट हो रही है, तो इसलिए सॉवरेनिटी एंड सिक्योरिटी कंसर्न से भी हम लोग इसको अपोज कर रहे हैं। जो जियो पॉलिटिकल अगर कंसर्न देखें तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है वो छोटे छोटे साउथ एशियन कंट्रीज़ में है और इंडियन ओशन लिटोरल स्टेट्स में है। तो इंडिया का आप ट्रेडिशनली अगर आप देखोगे तो इस रीजन को बैकयार्ड कहा जा रहा है और यहाँ पे एक जो इन्फ्लुएंस का पोजीशन है वो मेंटेन करने की बात की जा रही है कि जहाँ जहाँ पे ये बेल्ट बनेगा, जहाँ जहाँ पे रोड बनेगा तो वहाँ वहाँ चाइना का दबदबा रहेगा। साथ ही आप देखते हैं कि क्या अदर ऑल्टरनेटिव है। तो इसके अलावा आप देखो यूरोपियन यूनियन का जो है एक ग्लोबल गेटवे प्रोजेक्ट बनाया गया। तो इस प्रोजेक्ट का एम है कि यहाँ पे जो $300 बिलियन है उसको मोबिलाइज़ करना है, यानी कि 2021 से लेकर 27 के बीच में इन्वेस्टमेंट करनी है। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट किया जाएगा क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर लाने के लिए
साथ ही हाईएस्ट जो यहाँ पे सोशल और इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड है उसको भी देखा जाएगा। ये एक यूरोपियन स्ट्रैटेजी है जिससे कि आप देखो स्मार्ट, क्लीन, सिक्योर लिंक जो है वो बूस्ट हो पाएगा डिजिटल एनर्जी और ट्रांसपोर्ट में। साथ ही साथ आप देखो कि यहाँ से हेल्थ, एजुकेशन और जो रिसर्च सिस्टम है वो भी स्ट्रेंथन हो पाएगा। यूरोपियन यूनियन की बात करें तो ग्लोबल गेटवे है जो कि एक, साथ ही इससे क्या होगा कि स्मार्ट, क्लीन, सिक्योर लिंक्स होगा डिजिटल एनर्जी ट्रांसपोर्ट में। साथ ही साथ जो हेल्थ सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, रिसर्च सिस्टम है, ये सब भी स्ट्रेंथन हो पाएगा। ओके, सेकेंड आप देखो कि एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर। कुछ यहाँ पे भी आप देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ये जो बायलैटरल पार्टनरशिप है एशिया अफ्रीका जिसमें कि इंडिया और जापान है, तो हम लोग यहाँ पे क्वालिटी और सस्टेनेबल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पे लेकर आ सकते हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेकर आ सकते हैं और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पूरी कनेक्टिविटी भी फैला सकते हैं। इसका एम है कि फ्री और ओपन वर्ल्ड यहाँ पे प्रमोट करना, साथ ही एक ऑल्टरनेटिव भी यहाँ पे प्रोवाइड करना जिससे कि चाइना का जो इन्वेस्टमेंट और जो इन्फ्लुएंस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे बढ़ते जा रहा है उसको हम लोग यहाँ पे टैकल कर पाएंगे। ओके, साथ ही आप देखो हमारा रिस्पॉन्स क्या है, तो हमारी तरफ से एक मौसम प्रोजेक्ट लाया जा रहा है जिससे कि जो बायलैटरल टाइज है कंट्रीज़ के साथ वो स्ट्रेंथन हो पाएगा इंडियन ओशन रीजन में। साथ ही सेकंड है सागर है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये कॉन्सेप्ट है जिसमें कि मल्टीपल इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव रखें। सबसे फर्स्ट है कि सागर जो कि हमारे इंडियन ओशन वाले रीजन में मैरीटाइम इंटरेस्ट यहाँ पे प्रोटेक्ट हो पाएगा। इकोनॉमिक और जो सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन है लिटोरल वाले एरिया में वो यहाँ पे इन्हेंस हो पाएगा। साथ ही कलेक्टिव एक्शन यहाँ पे प्रमोट कर पाएंगे जिससे कि जो मैरीटाइम थ्रेट्स है उससे हम लोग डील कर पाए। साथ ही एक ग्रेटर ट्रस्ट और रिस्पेक्ट वगैरह जो है वो प्रमोट हो पाएगा और इससे आप देखो कि जो हमें मदद मिल पाएगी, इन्वेस्टमेंट बेटर तरीके से हो पाएगा, अदर इकोनॉमिक इंगेजमेंट हो पाएगी जिससे कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है हमारे नेबर कंट्री में स्पेशली, जैसे कि नेपाल में देखो, श्रीलंका में देखो, मालदीव्स में देखो, चाइना आकर बैठ चुका है। तो इससे ये कंट्री आज की डेट में चाइना की तरफ ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रही है, तो इसको हम लोग बेटर तरीके से टैकल कर पाएंगे। ओके, सो ये बातें रही। इसके अलावा अब हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे G7। तो G7 देखो एक इनफॉर्मल फोरम है जो कि यहाँ पे लीडिंग जो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस है ना उसके लिए है। ग्लोबल ट्रेड कैसा चल रहा है उसमें डोमिनेट करता है। ये आप देखो कि एक साल में एक बार इसकी मीटिंग होती है जिससे कि कुछ इश्यूज़ जैसे कि ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस है उसको डिस्कस करता है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी हो गया, एनर्जी पॉलिसी हो गई, इसके ऊपर ये डिस्कशन होती है। मेंबर ऑफ पार्टनर्स की बात करें तो आई होप कि आप लोग मेंबर्स लिख लिए होंगे। यहाँ पे है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड यूके एंड यूएस। ठीक है, इसी के साथ आप देखो कि यहाँ पे अदर इनवाइटी नेशंस भी है जो कि डेमोक्रेसीज है और इनको इमर्जिंग इकोनॉमी के बेसिस पे रखा गया है। ठीक है, साथ ही साथ देखिए तो रशिया भी पहले ये G8 था बट G7 हो गया क्योंकि रशिया को बाहर कर दिया गया था 2014 में, क्योंकि क्रीमिया को ये हड़प लिया था, इसके वजह से गलत तरीके से यहाँ पे क्रीमिया के ऊपर जो है ये कब्जा कर लिया था। यूरोपियन यूनियन जो है G7 का मेंबर नहीं है बट ये एनुअल समिट जो है हमेशा ये अटेंड करता है। तो प्लीज़ डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन दोज मेंबर्स हु आर अटेंडिंग द यहाँ पे जो एनुअल समिट है और दोज हु आर परमानेंट मेंबर ऑफ द G7। ओके, लाइफ कैंपेन है तो रिसेंट जो यहाँ पे G7 की समिट हुई है तो इंडिया के द्वारा एक ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर लाइफ कैंपेन, लाइफ मीन्स लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट कैंपेन यहाँ पे हाईलाइट किया गया है जिसमें ये कहा गया कि इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल को इंकरेज किया जाएगा। और ये जो आइडिया है ये पहले आप देखो कि PM मोदी जी के द्वारा जो 26th यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज है उसके दौरान लाया गया था, जो कि यहाँ पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 2021 का ग्लासगो में ये हुआ है तब से। साथ ही अगर हम लोग देखें तो ये लाइफस्टाइल यानी कि लीव अ लाइफस्टाइल, ऐसा लाइफस्टाइल जीना है जिसमें कि हम लोग अपने प्लैनेट के साथ ट्यून कर सकें और हम लोग अपने प्लैनेट को हार्म भी नहीं करें। ओके, डेवलपमेंट हो बट इस तरीके का डेवलपमेंट हो जिससे कि हमारी जो इन्वायरमेंट है उसको कहीं ना कहीं से कोई भी तरीके का हार्मफुल इफेक्ट नहीं देखने को मिले। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स एंड हम लोग ने इसके बारे में ईच एंड एवरी पॉइंट डिस्कस किया कि क्यों ज़रूरत थी और क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स है, इसके अलावा और कौन ऑर्गेनाइजेशन है जिससे हम लोग यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल जो कि है यहाँ पे नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नाटो की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो नाटो समिट अभी रिसेंटली हुई है, कहाँ तो स्पेन के मैड्रिड में, और रशिया यूक्रेन वॉर को देखते हुए। तो अगर हम लोग देखें तो 2022 का स्ट्रैटेजी कॉन्सेप्ट क्या था, तो ये नाटो की गाइडिंग डॉक्यूमेंट है जिसमें ये कहा गया है कि यहाँ पे रशिया को एज द मोस्ट सिग्निफिकेंट और डायरेक्ट थ्रेट यहाँ पे देखा जाएगा। चाइना का जो यहाँ पे फर्स्ट टाइम एड्रेस, चाइना फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पे चाइना को एड्रेस किया गया है। और साथ ही साथ आप देखो अदर चैलेंजेस भी हैं जैसे कि टेररिज्म यानी कि टेरर अटैक बढ़ते ही जा रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी पे ध्यान देना है,
ये दोनों हाइब्रिड थ्रेट है, मैरीटाइम सिक्योरिटी पे फोकस करना है। तो ये सारा काम यहाँ पे करना है। सपोर्ट अगर हम लोग देखें तो यूक्रेन को किया जा रहा है और अदर पार्टनर्स जो है वो रिस्क में। तो एक स्ट्रेंथ यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव असिस्टेंस पैकेज लाया गया है यूक्रेन के लिए, जो यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है, जिसमें कि सपोर्ट किया जाएगा, यानी कि सिक्योर कम्युनिकेशन हो। इस तरीके का यहाँ पे आप देखो वॉर है तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन ब्रेक हो सकता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो एंटी ड्रोन सिस्टम और फ्यूल के ऊपर भी बात किया जा रहा है। अडेप्टिंग द अलाइंसेस टू इमर्जिंग चैलेंजेस, जैसे कि आप देखो कि एग्रीमेंट यहाँ पे किया जा रहा है कि जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है वो कट किया जाएगा नाटो के द्वारा, और एटलीस्ट यहाँ पे 45% जो है 2030 तक किया जाएगा। और ऐसा कहा जा रहा है कि आगे आने वाले सालों में 2050 तक हम लोग नेट ज़ीरो आ जाएंगे। नाटो इनोवेशन फंड के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि यहाँ पे यूरोपियन अगर आप देखोगे तो 1 बिलियन तक का यहाँ पे इन्वेस्ट किया जा रहा है। नाटो की अगर हम लोग बात करें तो नाटो की फॉर्मेशन 1949 में हुई है। इसका एम यही था कि जो सोवियत एक्सपेंशन हो रहा है उसके लिए डेटरेंस क्रिएट करना यूरोप में, जो कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद ये नाटो का फॉर्मेशन हुआ है। पर्पस अगर हम लोग देखें तो इस ऑर्गेनाइजेशन का एम है कि एक कलेक्टिव अलायंस यानी कि सिक्योरिटी अलायंस लेकर आना, जिससे कि म्यूचुअल डिफेंस यहाँ पे प्रोवाइड करना, वो भी मिलिट्री और पॉलिटिकल मीन्स के थ्रू। ठीक है। साथ ही फाउंडर्स अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 12 फाउंडिंग मेंबर्स हैं, जैसे कि यूएस, यूके, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, रशिया, आइसलैंड है, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे एंड पोर्तुगल है। फिनलैंड और स्वीडन की बात करें तो ये यहाँ पे आप देखो कि बाद में इन्होंने ज्वाइन किया है नाटो को। साथ ही स्टोरी अगर नाटो के एक्सपेंशन का देखें तो सबसे पहले आप देखो वार्सो पैक्ट के तहत ये लाया गया, लेकिन सोवियत यूनियन जब 1991 में कोलैप्स हो गया तो नंबर ऑफ जो फॉर्मर वार्सो पैक्ट कंट्रीज़ थे वो नाटो के मेंबर बन गए। जैसे कि आप देखो कि रशिया जो है बहुत बड़ा देश था, लेकिन 1991 में रशिया टूट गया। टूटने के बाद बहुत सारे कंट्री अलग अलग हो गए, जैसे हंगरी, पोलैंड, बल्गेरिया, एस्टोनिया, लातविया, ये सब अलग अलग हो गए। तो उसके बाद जो है ये सब आकर कहाँ जुड़ गए? नाटो के साथ जुड़ गए। ठीक है। नाटो ओपन डोर पॉलिसी है, यानी कि अपने दरवाजे को अपने हमेशा खोल के रखता है नाटो, कि कोई भी देश को अगर आकर जुड़ना है तो वो आराम से आकर जुड़ सकते हैं। मेजर नॉन नाटो अलाय स्टेटस अगर देखें तो यहाँ पे आप देखो कि यूएस गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि जो क्लोज अलाइज है, जो यहाँ पे क्लोजनेस है जिस देश के साथ, वो यहाँ पे आ सकते हैं। यूएस के द्वारा आप देखो कि 30 अदर कंट्रीज़ को डेसिग्नेट किया गया है, जैसे कि जापान, साउथ कोरिया, जापान, इजराइल, ये सब है जो कि मेजर नॉन नाटो अलाइज है, यानी कि नाटो के मेंबर नहीं है लेकिन फिर भी नाटो के कंट्रीज़ के साथ जुड़े हुए हैं। अब रेलिवेंस देख लेते हैं कि आज की डेट में रेलिवेंस क्या है। तो जिस तरीके से यहाँ पे सिक्योरिटी इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो उसके साथ ये नाटो कंट्रीज़ डील करेंगे। रशिया का जो इन्वेशन हुआ यूक्रेन में, टेररिज्म बढ़ते गया, यहाँ पे आप देखो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ बढ़ती गई, साथ ही जो साइबर और हाइब्रिड थ्रेट है वो डिसरप्टिव होते गया। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं एक जो स्टेबिलिटी की बात आती है उसके ऊपर चैलेंजेस आ गया और कहीं ना कहीं थ्रेट आ गया। तो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटरनेशनल सिक्योरिटी एम्बिट में। साथ ही अगर नाटो की बात करें तो रशिया का जिस तरीके से एग्रेशन था यूक्रेन के अगेंस्ट में, तो उसको नाटो कंट्रीज़ ने कंडेम किया और यूक्रेन को हमने सपोर्ट किया, यूक्रेन की इंडिपेंडेंसी को हमने सपोर्ट किया, मतलब कि हमने नहीं, नाटो कंट्रीज़ ने, और सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के ऊपर इन्होंने सपोर्ट किया है। 20 ईयर्स में अगर हम लोग देखें तो जो नाटो अलाइज है और जो पार्टनर कंट्रीज़ हैं, इनका मिलिट्री फोर्स है जो कि अफगानिस्तान में ये डिप्लॉय किया गया है, जिससे कि इस देश में जो है एक शांति बने रहे। साथ ही नाटो की बात करें तो एक की पिलर है आज की भी डेट में, जो कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक और सीरिया के अगेंस्ट में होने वाले फाइट से इसके अगेंस्ट होने वाले जो टेररिज्म है उससे यही फाइट करता है। ये लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग इंटरगवर्नमेंटल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन भी है। साथ ही आप देखो कि कोविड के रिस्पांस में अगर हम लोग देखें तो नाटो ने यहाँ पे रिस्पॉन्ड किया है कोविड-19 क्राइसिस, यानी कि यहाँ पे जो मिलिट्री पर्सनल है उनको प्रोटेक्ट करके एयरलिफ्ट किया है। बहुत सारे क्रिटिकल मेडिकल सप्लायर्स भी यहाँ पे एयरलिफ्ट के द्वारा पहुँचाए गए हैं। नाटो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन अगर हम लोग देखें तो की डिसीजंस जो है वो रिसेंट समिट में ये लिया गया कि नाटो ईस्टवर्ड जो एक्सपेंशन हो रहा है यूरोप टू एशिया, अफ्रीका, तो इससे क्या है कि अच्छा खासा एक रोल इंश्योर हो पाया रहा है, जिससे कि एशियन रीजन में पीस और स्टेबिलिटी आ सके। चाइना की अगर हम लोग बात करें तो नाटो का जो डॉक्यूमेंट है फर्स्ट टाइम उसमें भी नाम आया है। फर्स्ट टाइम अगर आप देखो तो 4 इंडो पैसिफिक कंट्रीज़ है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, इनके द्वारा नाटो समिट को ज्वाइन किया गया है। लेकिन आप समझते हैं कि नाटो जो है फर्स्ट टाइम यहाँ पे चाइना को एड्रेस किया है, तो क्यों नाटो जो है आज की डेट में फोकस कर रहा है चाइना के ऊपर? तो चाइना के ऊपर क्यों ना फोकस करें जब चाइना जो है पूरे वर्ल्ड पे फोकस कर रहा है। तो नाटो जो है अभी अपनी खुद की फोकस को जस्टिफाई किया है कि कलेक्टिव डिफेंस को देखते हुए की पोर्ट्स हो गया, जैसे कि आप देखो पोर्ट ऑफ पेरिस है ग्रीस में, वन ऑफ द लार्जेस्ट है हमारे पूरे यूरोप में। तो ये मेजर ओन्ड है, चाइनीज़ कंपनीज़ के द्वारा इसको ओन किया गया है। जैसा जैसा चाइनीज़ की नेवल पेट्रोल जो है वो अटलांटिक ओशन में बढ़ते जा रही है,
चाइना का इंटरेस्ट जो है वो आर्कटिक सी में भी बढ़ रहा है। साथ ही आप देखो साइबर अटैक भी बढ़ते जा रहा है वेस्टर्न कमर्शियल और मिलिट्री टारगेट्स में। साथ ही क्लेम भी है चाइनीज़ ओनरशिप का कि रिसोर्स रिच वाटर के ऊपर जो है चाइना अपना क्लेम करता है, जैसे कि साउथ चाइना सी में तो आपको पता है, चाहे वो वियतनाम हो, ब्रुनई हो, हर देश से यहाँ पे लड़ता है, फिलीपींस हो, कि यहाँ पे साउथ चाइना सी में दबदबा किसका है, तो यहाँ पे चाइना का है। 9 डैश लाइन को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा हंगामा यहाँ पे होते ही रहता है, तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे चाइना के ऊपर फोकस करना ही होगा। लेकिन आज के डेट में नाटो के साथ इश्यूज़ क्या क्या है, कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा, यानी कि नाटोज़ में टोटल 30 कंट्री है, तो हर कंट्रीज़ में आप देखो जितने भी मेंबर्स हैं उनकी ओपिनियन कभी ना कभी डिफरेंस होती है, तो एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। साथ ही क्लियरली डिफाइंड मिशन नहीं है कि इस नाटो ग्रुप तो बना दिया गया है, लेकिन ये काम किस किस टॉपिक पे करेंगे, क्या क्या इनका स्ट्रैटेजी है, ये डिफाइन नहीं है। साथ ही अलायंस की बात करें तो अपनी जो एज है स्ट्रैटेजी कॉम्पिटिशन में, वो कहीं ना कहीं यहाँ से लॉस हो रहा है, तो ये भी एक प्रॉब्लम की बात है, तो इस पर भी डिस्कस किया जा रहा था। तो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट नाटो। आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि नाटो की मीटिंग कहाँ हुई और नाटो क्यों फोकस कर रहा है चाइना के ऊपर और नाटो की क्या महत्व है। फाइन, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं जो कि है ब्रिक्स। तो ब्रिक्स लीडर्स के द्वारा यहाँ पे बीजिंग डिक्लेरेशन यहाँ पे अडॉप्ट किया गया। तो अगेन यहाँ पे 14th ब्रिक्स सबमिट हुई है जो कि चाइना के चेयरमैनशिप के तहत। तो इंडिया के द्वारा एक इनिशिएटिव प्रपोज किया गया, यानी कि इंडिया के द्वारा कहा गया कि ब्रिक्स आइडेंटिटी को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है और एक ऑनलाइन डेटाबेस बनाने की ज़रूरत है ब्रिक्स डॉक्यूमेंट के लिए, जिसमें ब्रिक्स रेलवे रिसर्च नेटवर्क हो और जिससे कि हमारा जो MSME सेक्टर्स को, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को जो हम लोग इतना कॉपरेट करते हैं वो और ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। अब देख लेते हैं 5 इमर्जिंग इकोनॉमिक्स ऑफ ब्रिक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे आप ब्रिक्स में कौन कौन से देश है, तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पे क्या है कि 41% जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन है वो यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है ब्रिक्स कंट्री। 24% वर्ल्ड की GDP यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है, 16% वर्ल्ड का ट्रेड। साथ ही टोटल कंबाइंड एरिया अगर हम लोग देखें तो 29% या टोटल लैंड सरफेस जो है वर्ल्ड का, ये ब्रिक्स कंट्रीज़ के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है। डिनाइल ऑफ सेफ हेवन है टू करप्शन का, यानी कि ब्रिक्स का आप देख सकते हो कि ब्रिक्स इनिशिएटिव जो कि डिनाइल ऑफ सेफ हेवन टू करप्शन से इसको वेलकम किया है, जिसमें कि फर्दर हमारी जो एंटी करप्शन कैपेसिटी बिल्डिंग है उसको हम लोग स्ट्रेंथन कर पाएंगे। और ये कैसे करेंगे, तो एजुकेशन प्रोग्राम को आगे लाके, ट्रेनिंग प्रोग्राम को आगे लाकर, एंटी करप्शन को इन्हांस करके, एक्सचेंज और जो करप्शन कॉपरेशन है उसको इन्हांस करके हम लोग कर सकते हैं। ब्रिक्स के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर्स देख लेते हैं। यहाँ पे 5 कंट्री है, पाँचों का नाम देख लीजिए। इनका एम है कि पीस, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट और कॉपरेशन यहाँ पे पूरे वर्ल्ड वाइड यहाँ पे प्रमोट करना है। इनका एम है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आना है कि यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे डेवलपमेंट हो सके। साथ ही जो नोशन है, यानी कि आप देखो यहाँ पे कि जो नेशन की इकोनॉमिक है वो यहाँ पे कलेक्टिवली डोमिनेट करेगा पूरे ग्लोबल ग्रोथ को, वो भी 2050 तक। और रिसेंटली ईरान और अर्जेंटीना है जो कि यहाँ पे उन्होंने अप्लाई किया है ब्रिक्स मैकेनिज्म को ज्वाइन करने के लिए। तो चलिए ईरान भी यहाँ पे ज्वाइन होगा, अर्जेंटीना भी ज्वाइन होगा, तो पहली बार ऐसा होगा कि ब्रिक्स कंट्रीज़ जो है वो एक्सपेंड करेगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका के द्वारा 2010 में ही ज्वाइन किया गया और 2010 से लेकर अभी 22 हो गया है, लेकिन और भी कोई कंट्री इस ऑर्गेनाइजेशन को अभी तक ज्वाइन नहीं की है। तो देखते हैं पहली बार एक्सपेंड होगा, यानी कि पहले तो ये ब्रिक ही था, फिर ब्रिक्स हुआ, तो इसलिए इस पर ध्यान देंगे। अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, हम लोग ब्रिक्स के साथ जुड़े हैं तो हमें किस तरीके से फ़ायदा होता है। सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पे ब्रिक्स में जो 5 कंट्री है इनके साथ हम लोग इकोनॉमिक और ट्रेड इंटरेस्ट हमारा बहुत अच्छा है। इंट्रा अगर हम लोग ब्रिक्स ट्रेड की बात करें तो इंडिया के लिए एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है कि हमारे पास मार्केट मिल रहा है। चाइना है जो कि आज की भी डेट में एक इम्पॉर्टेंट कमर्शियल पार्टनर ही है, और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास इकोनॉमिक फॉल आउट जो रशिया वॉर के तहत, आप देखो जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन में ये वॉर छिड़ गया था, तो उसके बाद से जो हमें यहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी, तो उसके अलावा भी आप देखो कि बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कि हमें यहाँ पे सपोर्ट की है। साथ ही अगर आप देखो तो इसमें क्या होता है ना कि इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में अगर चाइना भी मेंबर है तो चाइना के साथ जो रिलेशन है उसको मैनेज भी किया जा सकता है। मल्टी अलाइन फॉरेन पॉलिसी है, यानी कि नॉन वेस्टर्न अगर पॉलिसी ग्रुपिंग की बात करें तो इसमें पार्टिसिपेट करने से क्या होगा कि इंडिया का जो पार्टनरशिप है वो ग्रो हो रहा है वेस्ट के साथ। साथ ही यहाँ पे इंटरनेशनल स्टेटस भी क्वेस्ट है, यानी कि ब्रिक्स मेंबरशिप की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया का जो ग्लोबल प्रोफाइल है वो यहाँ पे एलिवेट हो रहा है, और आज के डेट में अपॉर्चुनिटी है जैसे कि इंडिया को आप देखो कि एक ट्रूली इंटरनेशनल प्लेयर के जैसा देखा जा सकता है। कंक्रीट प्रोग्रेस देखें, यानी कि जब से ये हमारा ब्राज़ील बना है तब से अब तक का क्या प्रोग्रेस है, तो एक सबसे पहले इनका अपना एक बैंक बना है जो कि है न्यू डेवलपमेंट बैंक, और एक कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट है। इट मीन्स कि जो इस देश में या फिर पूरे वर्ल्ड वाइड अगर कोई भी परेशानी आती है, जैसे कि कोविड-19 के टाइम में इन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा काफ़ी काम किया गया, तो एक कंटिजेंट इट मीन्स कि इमरजेंसी रिजर्व्स रखा जाता है यहाँ पे,
जिससे कि परेशानी हो तो पैसे यहाँ से भी मिल सकता है, और ये $100 बिलियन तक का है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और ये जो नेशनल डेवलपमेंट बैंक है, इनका हेडक्वार्टर संघाई में ही है, चाइना में, ठीक है। और CRA में आप देखो कि लिक्विडिटी प्रोवाइड किया जाता है करेंसी स्वैप के द्वारा। तो करेंसी स्वैप क्या होता है कि दो देश अपनी करेंसी को जो है स्वैप कर लेते हैं एक दूसरे से। IMF रिफॉर्म भी किया गया है। ब्रिक्स अगर देखें तो यहाँ पे इंक्रीमेंटल चेंजेस भी ला रहे हैं, वो भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में भी ओवर द ईयर। और ये जॉइंट एफर्ट्स जो है ब्रिक्स का है, ये 2010 के जो रिफॉर्म प्रपोजल है कोटा और गवर्नेंस, उसके बेसिस पे कहा जा रहा है। ट्रेड और एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हुआ है, यानी कि अगर हम लोग WTO के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से देखें तो जो ब्रिक्स का पार्टिसिपेशन है ग्लोबल एक्सपोर्ट में, वो डबल से भी ज़्यादा है। अगर यहाँ पे 10 साल के बीच में देखें तो 8% से कहाँ 16% में आ गया है। इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, यानी कि वाइड रेंज और मल्टी लेवल जो कम्युनिकेशन मैकेनिज्म है, ये भी इस्टेब्लिश हुई है। तो ब्रिक्स के द्वारा फोकस किया गया है, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, जिसमें कि जो भी इश्यूज़ और कॉपरेशन है उसको यहाँ पे इन्हांस किया गया है। फाइन। साथ ही अगर देखें कि इशू क्या है ब्रिक्स में, तो सबसे पहला है कि चाइना यहाँ पे मेंबर है, तो ऑब्वियस है कि चाइना का डोमिनेंट रोल देखने को मिलता है। जो बैंक भी बनाया गया है वो भी चाइना के ही देश में है, तो इसलिए यहाँ पे कहीं ना कहीं चाइना की डोमिनेंसी होती है। दूसरी परेशानी ये है कि कमिटमेंट यहाँ पे अपहोल्ड नहीं हो पा रहा है इक्वालिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का। तो चाइना के देखिए ये चैलेंज करता है टेरिटोरियल स्टेटस को भी। साथ ही बायलैटरल डिफरेंस अगर हम लोग देखें, बायलैटरल डिफरेंस भी आप देख सकते हो कि ब्रिक्स कंट्रीज़ जो है काफ़ी चैलेंजेस भी फेस कर रहे हैं, क्योंकि बाइंडिंग आइडियोलॉजी की कमी है। इट मीन्स कि इस ऑर्गेनाइजेशन की जब भी मीटिंग होती है तो उसके बाद जो भी यहाँ पे आपका कमिटमेंट निकलता है, सो वो सारे जो है बाइंडिंग नहीं होता। इट मीन्स कि सारे कंट्रीज़ को मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो मत मानिए। तो इसके कारण भी आप देखो कि अपना मनमौजी चलता है। ट्रेड रिलेटेड चैलेंजेस भी है। इंडिया का जो टोटल ट्रेड है ब्रिक्स कंट्रीज़ के साथ, वो यहाँ पे $140 बिलियन तक का है। एक मेजॉरिटी है जो कि बिकॉज बायलैटरल ट्रेड जो चाइना के साथ है वो हमारा 87 बिलियन तक का ही है। तो आधा से ज़्यादा आप देखो तो यहाँ पे चाइना के साथ है, बाकी यहाँ पे रशिया ब्राज़ील के साथ है। साथ ही रीज़न अगर हम लोग लो ट्रेड देखें तो ये जोग्राफिकल डिस्टेंस के कारण है। चाइना हमारा पड़ोसी देश है, तो हम लोग इसी से सब इंपोर्ट करा लेते हैं। अफ्रीका से कराएंगे तो और ज़्यादा महंगा होगा। रशिया भी हमारा देखिए दूर ही है, तो सारे कंट्रीज़ दूर ही है, इसलिए यहाँ पर चाइना जो है नज़दीक है। और इसके बाद आप देखो तो चाइना का डोमिनेंस है इन टर्म ऑफ ट्रेड विद ब्रिक्स कंट्रीज़। और स्लो प्रोग्रेस भी है। मल्टीलैटरल रिफॉर्म को लेकर यहाँ पे कहा जाता है कि प्रोग्रेस भी बेटर नहीं है। अदर्स अगर हम लोग रीजंस देखें तो यहाँ पे ब्रिक्स इकॉनमीज़ हैं जो कि कुछ डोमेस्टिक और जो सोशल इकोनॉमिक चैलेंजेस है उसको यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखो जो ब्रिक इकॉनमीज़ है, इसमें कुछ डोमेस्टिक और सोशल इकोनॉमिक चैलेंजेस भी है, और ग्रुपीज़ में भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इनइक्वालिटी है, चाहे वो इकोनॉमिक बेसिस में हो, सोशल बेसिस में हो या पॉलिटिकल बेसिस में हो। करप्शन वगैरह देखने को मिलता है। साथ ही हेल्थ केयर में इम्प्रूवमेंट है, इम्प्रूवमेंट की बात हो या एजुकेशन में, ह्यूमन राइट्स हो, इसमें बहुत तरीके का इनइक्वालिटी देखने को मिला। पैरेलल ग्रुपीज़ भी है, जैसे कि IBSA है, इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका है, तो ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं। और एक मेजर चैलेंज है ब्रिक्स के लिए कि बेटर तरीके से ये मैनेज करें, ठीक है। रोड अहेड में बताया जा रहा है कि जो भी यहाँ पे डाइवर्सिटीज़ है और जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम है, चैलेंजेस है, इश्यूज़ है, उसको ओवरकम करना होगा। एक कॉमन इंटरेस्ट को यहाँ पे लेकर आना होगा। तो ब्रिक प्लस फ्रेमवर्क यहाँ पे बनाने की ज़रूरत है, जिससे कि हम लोग एक बेटर तरीके का ऑल्टरनेटिव लेकर आए जो कि लिबरलाइजेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के इंटीग्रेशन के ऊपर हो। साथ ही हमें एफिशिएंसी को भी इन्हांस करना होगा जो ब्रिक्स इंस्टीट्यूशन का है, और कंटेस्ट करना होगा मल्टीलैटरिज्म, ठीक है। साथ ही यहाँ पे हम लोग को जो काउंटर टेररिज्म है उसे भी हम लोग को देखना होगा कि यानी कि टेररिज्म को काउंटर करने की ज़रूरत है जो कि ब्रिक्स के एजेंडा में हो। और सीरियस थ्रेट है, जैसे टेरर अटैक आप देखते हो तो चाहे वो नेशनल हो, रीजनल हो, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा रिस्क हो जाता है। स्ट्रेंथन करना होगा कॉपरेशन। इट मीन्स कि एक ग्रेटर नीड है कि हम लोग यहाँ पे ब्रिक्स कॉपरेशन को फॉर्मलाइज करें, वो भी ग्लोबल यहाँ पे फिनेंशियल सेक्टर्स रिफॉर्म के लिए। और कुछ नॉर्म्स को एसेट्स भी करना ज़रूरी है, जैसे कि ब्रिक्स के कंट्रीज़ के हिसाब से आप देखोगे तो पोस्ट पैंडेमिक ग्रोथ को काफ़ी सपोर्ट किया गया, डेवलपमेंट को काफ़ी सपोर्ट किया गया, वो भी इमर्जिंग कंट्रीज़ में। और आगे बढ़ने के लिए यानी कि हमारा जो मल्टीलैटरल एफर्ट्स है उसको भी यहाँ पे पुश किया गया है, जिससे कि फर्दर हमारा जो कनेक्शन है, डीप कनेक्शन यहाँ पे ग्लोबल साउथ के साथ हो सके। ओके, सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट। यहाँ पे आप देखो इंडिया इन ब्रिक्स में भी देख लेते हैं। तो देखिए इंडिया का क्या रोल है, तो हम लोग ब्रिक्स कंट्री में काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं। हमारा जो यहाँ पे न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसमें भी हमने कंट्रीब्यूट किया है और हर बार करते हैं। और साथ ही साथ हमारा अर्बनाइजेशन जो फोरम है वो भी यहाँ पे ऐड हुआ है ब्रिक्स कोऑपरेशन मैकेनिज्म के साथ। और साथ ही आप देखो कि यहाँ पे जो प्रैक्टिस है यानी कि ब्रिक्स एकेडमिक फोरम को होल्ड करना, वो भी हम लोग यहाँ पे
बड़े तरीके से कर रहे हैं। फाइन, सो दिस इज़ ऑल अबाउट ब्रिक्स कंट्री। ब्रिक्स कंट्रीज़ की यहाँ पे हम लोग ने देखा 5 इमर्जिंग यहाँ पे इकॉनमीज़ है, और कुछ हाइलाइट्स देखें, ब्रिक्स के स्टैटिक पार्ट देखें, साथ ही क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है उससे भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट ब्रिक्स नेशन। आइए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते, इंडिया यूरोपियन यूनियन, इसे भी देख लेते हैं। इंडिया और यूरोपियन यूनियन के द्वारा फर्स्ट राउंड ऑफ जो नेगोशिएशन है इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, उसको हम लोग ने कंक्लूड किया है। तो देखिए दोनों पार्टीज़ अब यहाँ पे क्या है कि अपनी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है उसको रिज्यूम करेंगे, और 9 साल के बाद, जो कि एक बहुत बड़ी डील हुई है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या है कि ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और जोग्राफिकल इंडिकेशंस के ऊपर एग्रीमेंट होगा। जीआई जो हम लोग ने यहाँ पे जीआई टैग देते तो उसके ऊपर यहाँ पे बात की जाएगी। सेकेंड राउंड जो है वो यहाँ पे शेड्यूल किया गया है कि सितंबर 22 में होगा ब्रसेल्स में। अब देखते हैं कि हम लोग यूरोपियन यूनियन की तरफ बढ़े तो यूरोपियन यूनियन से हमें क्या फ़ायदा है। तो सबसे पहला है कि चाइना को काउंटर करने के लिए हम लोग यहाँ पे बड़े बड़े देशों के साथ हाथ मिला रहे हैं, जिससे कि चाइना का जो इकोनॉमिक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो यहाँ पे कम हो पाएगा। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, कहीं ना कहीं हमें फ़ायदा ही है कि हमारा यूरोपियन यूनियन के साथ जो बायलैटरल ट्रेड है वो 116 बिलियन तक का रहा है 2021-2022 में। तो इसको हम लोग को और भी ज़्यादा हमें ग्लोबल इस तरीके से कहें तो और भी ज़्यादा हमें इन्हांस करने की ज़रूरत है। आज की डेट में अगर देखें तो यूरोपियन यूनियन इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी है यूएस के बाद, और सेकंड लार्जेस्ट डेस्टिनेशन भी है इंडियन एक्सपोर्ट का। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्सपोर्ट करते हैं वो इसी देशों में करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो यूरोपियन यूनियन की बात की जा रही है, जिसमें टोटल आज की डेट में 27 कंट्रीज़ हैं, और इसमें 19 कंट्रीज़ जो है, आउट ऑफ 27 कंट्रीज़ 19 कंट्रीज़ जो है यूरो करेंसी को एक कॉमन करेंसी ये लोग फॉलो करते हैं। सो ये सारे कंट्रीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो इसको ध्यान दीजिएगा। साथ ही अगर देखें पोस्ट ब्रेक्सिट जो सिनेरियो है, यानी कि ब्रिटेन का यहाँ पे यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलना, उसके बाद का जो सिनेरियो है, हम लोग काफ़ी मुश्किल से यहाँ पे अपनी जो रिलेशन है यूरोपियन यूनियन के साथ मेंटेन करने का कोशिश कर रहे हैं। साथ ही सोशल ट्रांसफॉर्मेशन भी है, इट मीन्स कि ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भी यहाँ पे हम लोग इस्टेब्लिश कर रहे हैं इंडिया और डेनमार्क के बीच में, जो कि एक अच्छा खासा यूरोप का स्मॉलर कंट्रीज़ है, उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे अच्छा खासा अपना जो है रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहे हैं। ग्लोबल इश्यूज़ में भी कॉपरेट करते हैं, यानी कि हम लोग दोनों जो है मिलके यहाँ पे जो ग्लोबल रूल्स है उसको हम लोग नई तरीके से नई फील्ड में डिज़ाइन भी कर रहे हैं। तो एथिकल हो या फिर ह्यूमन सेंट्रिक स्टैंडर्ड हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे यूज़ करना है, इन सब के ऊपर हमारा जो है एक अच्छा खासा यहाँ पे हम लोग काम भी कर रहे हैं। कंसर्न क्या है आज की डेट में लेकर, कंसर्न ये है कि डाइवर्जिंग पोजीशन है। रशिया का जिस तरीके से रोल बढ़ते जा रहा है, तो वैसे ही अगर पोजीशन देखें तो डाइवर्स हो रहा है। इटालियन मैरीन इशू है, यानी कि 2012 में जो यहाँ पे इटालियन मैरीन्स की अरेस्ट हुई थी, वो ना ही सिर्फ यहाँ पे इटली और इंडिया के रिलेशन को अफेक्ट किया गया था, बट इससे हमारा टेंशन जो है यूरोपियन यूनियन के साथ काफ़ी हद तक बढ़ गया था। अदर इश्यूज़ भी है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में, जैसे कि एक्सेस करना जो ट्रेड है सर्विसेज में, नॉन टैरिफ बैरियर यहाँ पे रखा गया है। एग्रीमेंट है इंडिया का जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है उसके ऊपर एग्रीमेंट वगैरह करना है। ह्यूमन राइट्स पे भी हम लोग बात करते हैं कि यूरोपियन यूनियन मेंबर्स जो है वो कुछ कंसर्न भी एक्सप्रेस कर रहे हैं अबाउट ह्यूमन राइट्स सिचुएशन जैसे इंडिया में है, और अनटैप्ड ट्रेड पोटेंशियल भी है। इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो यूरोपियन यूनियन का जो ट्रेड पोटेंशियल है उसका 2.1% तक यहाँ पे हम लोग 2021 में यहाँ पे हमारा जो है व्यापार हुआ था गुड्स में, जो कि हम लोग चाइना को पीछे छोड़ चुके हैं। ठीक है, नहीं, चाइना से पीछे ही है। ठीक है, चाइना में देखो आप सबसे ज़्यादा जो है 16.2% हमारा ट्रेड पोटेंशियल है, और यूएसए का 14.7% है। ओके, इमर्जिंग अगर प्रोस्पेक्ट देखें तो कोलैबोरेशन है पोस्ट पैंडेमिक सप्लाई वर्ल्ड के बाद। इसमें ये कहा जा रहा है कि हमारा जो सप्लाई चेन है वो और भी डाइवर्स हो रहा है, और हम लोग जो दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर रिलायंस है वो भी फॉर क्रूशल प्रोडक्ट जैसे कि फार्मास्यूटिकल, तो ये भी अब यहाँ पे ख़त्म ही होगा। ठीक है, साथ ही अगर हम लोग देखें तो इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ है वो यहाँ पे डबल हो सकता है अगर हम लोग यूरोपियन हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी को और भी ज़्यादा अच्छे से एक्सेस करें। वैसे भी आपको पता है कि वर्ल्ड में फर्स्ट जो है हम लोग जेनरिक मेडिसिन एक्सपोर्ट हब बन चुके हैं, तो इसलिए और भी बेटर तरीके से हम लोग कर सकते हैं अगर हम लोग यहाँ पे अपनी जो है टेक्नोलॉजी वगैरह का इस्तेमाल करें। अर्ली कंक्लूजन कहा जा रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में कि जो BTIA है ये क्रूशियल है, क्योंकि बोथ जो इंडिया और यूरोपियन यूनियन है ये लार्जर मार्केट है, और इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड अगर हम लोग देखें तो यूरोपियन यूनियन के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है, क्योंकि जो स्किल्ड लेबर है और जो प्रोफेशनल है उनके मूवमेंट के लिए। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि ये पूरी तरीके से आप देखो सर्विस सेक्टर्स के साथ इसको इंटीग्रेट भी किया जाएगा, और हमारा जो पॉलिटिकल डायलॉग है वो भी स्ट्रेंथन होगा। हमें यहाँ पे अर्जेंट नीड है कि हम लोग जल्दी से जल्दी बैठ के डायलॉग करें, जो कि हाई रिप्रेजेंटेटिव वाइस प्रेसिडेंट हो और इंडियन मिनिस्टर्स हो एक्सटर्नल अफेयर्स का, जिससे कि जो स्ट्रैटेजिक डायलॉग है उसको रेगुलेट कर सके।
साथ ही हम लोग कॉन्क्रीट यहाँ पे ट्राईलैटरल और जो कॉपरेशन प्रोजेक्ट है उसको लॉन्च करें पायलट जो पार्टनर कंट्रीज़ के साथ है। जैसे कि आप देखो यहाँ पे सिक्योरिटी हो गया, इकोनॉमिक इश्यूज़ हो गया, साथ ही कनेक्टिविटी हो गया, तो इन सब के बेसिस पे यहाँ पे बात कही जा रही है। ओके, इसके अलावा देखें तो अदर कॉमन एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या क्या है, तो ब्लू इकॉनमी है, वेस्टर्न इंडियन ओशन है, तो यूरोपियन यूनियन का जो ब्लू ग्रोथ इनिशिएटिव है वो भी हमारे लिए फ़ायदा होगा। इंडो पैसिफिक की बात करें तो यूरोपियन यूनियन का जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है वो हमारे न्यू दिल्ली गोल्स जो है इस रीजन में उसका कॉम्प्लीमेंट भी है। क्लाइमेट चेंज पे दोनों कंट्री मिलकर काम कर रहे हैं और वर्ल्ड का 3rd और 4th लार्जेस्ट इमीटर है ग्रीन हाउस गैसेस का, जो कि 3rd लार्जेस्ट है यूरोपियन यूनियन और 4th लार्जेस्ट हम ही लोग हैं। तो हम लोग मिलकर इस पे काम करेंगे और रिड्यूस करने का कोशिश करेंगे इमिशन को। कनेक्टिविटी पे हम लोग काम कर सकते हैं और साथ ही साथ हम लोग ने अनाउंस भी किया है कि कॉम्प्रिहेंसिव कनेक्टिविटी पार्टनरशिप जो है उसको उसके ऊपर काम करना है। और चाइना का जो मेगा बेल्ट रोड इनिशिएटिव है उसका भी एक ऑल्टरनेटिव ही हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम लोग यूरोपियन यूनियन के साथ अच्छी यहाँ पे रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर ले तो जो सिनेरियो है वो भी चेंज होगा। इंडिया यूरोपियन यूनियन जो रिलेशन है, जैसे कि आप देखो दोनों कंट्रीज़ जो है वो बेटर तरीके से आप देखो एक रेटिफिकेशन यानी जो पेरिस एग्रीमेंट है उसके रेटिफिकेशन में काम करेंगे। यूरोपियन यूनियन और जो इनके मेंबर है ना वो एक्टिवली हमारे जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जो एकमात्र ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी कि हेडक्वार्टर आपको इंडिया में देखने को मिलेगा और आपको ये बताना कि इंडिया में कहाँ इसका हेडक्वार्टर है, तो इसमें हम लोग को सपोर्ट जो है ये मिल रहा है। साथ ही आप देखो कि जो 2009 का रिसेशन था और जो ब्रेक्जिट हुआ है ब्रिटेन का जो यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलना, इसमें भी हम लोग एक दूसरे को जो है काफ़ी अच्छे से यहाँ पे सपोर्ट भी कर रहे हैं। टर्बुलेंस जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में देखने को मिलता है, वेस्ट एशिया में कई बार आप देखो वहाँ टेरर अटैक होता है। आप इजराइल और पैलेस्तीन की वॉर के बारे में तो जानते ही हो, साथ ही आप देखो कि ईरान के ऊपर सेंक्शन लगा दिया जाता है। तो इस तरीके से जो यहाँ पे काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलता है, तो उस पर भी हम लोग काम करते हैं। और जिस तरीके से चाइना का दबदबा बढ़ते जा रहा है उसको भी यहाँ पे बैलेंस ऑफ पावर करने के लिए एक ऑल्टरनेटिव है। फाइनली यूरोपियन यूनियन और जो इंडिया है इसका सिमिलर स्टैक है हमारे लिबरल मल्टीलैटरल ऑर्डर का और जो ग्लोबल कॉमन्स है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट यहाँ पे। अब यहाँ पे यूरोपियन यूनियन के बारे में बेसिक समझते हैं। ये एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है, इसमें 27 जो है सॉवरेन मेंबर स्टेट भी है। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि सुप्रा नेशनल इंस्टीट्यूशंस भी है, यानी कि ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसके जो मेंबर स्टेट्स हैं उनका वो अपने पावर खुद ही डेलीगेट करते हैं। इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन भी है। और मेन यूरोपियन इंस्टीट्यूशन का क्या काम है कि इसमें यूरोपियन काउंसिल होते हैं, ठीक है, यूरोपियन कमीशन होता है जो कि एक इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव आर्म है। काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन है, यहाँ पे आप देखो कि एक गवर्नमेंट मिनिस्टर्स होते हैं जो कि हर एक मेंबर स्टेट से होते हैं। यूरोपियन पार्लियामेंट भी है, ये मात्र एक ऐसी डायरेक्टली इलेक्टेड इंस्टीट्यूशन है यूरोपियन यूनियन का। यहाँ पे आप लेजिस्लेटिव पावर देखो कि ये जो है पूरे यूरोपियन यूनियन के जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके लिए जो भी कानून होता है वो इसी पार्लियामेंट से पास होता है। तो यूरोपियन कमीशन हो गया जो कि एग्जीक्यूटिव बॉडी है यूरोपियन यूनियन का, ये अकाउंटेबल होते हैं यूरोपियन पार्लियामेंट के। ओके, तो इसी के साथ मिलकर काम करते हैं, तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। सो गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट एक रिलेशन जो कि हम लोग यहाँ पे कंप्लीट किए यूरोपियन यूनियन के साथ। इसके बारे में आपको ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर होना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर कई सालों से बातें हो रही है और ब्रेक्जिट के बाद हम लोग जो है इस पर फोकस भी कर रहे हैं। और जिस तरीके से आप देखो पोस्ट पैंडेमिक के बाद हमें समझ में आया कि हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ रिलायंट होना है। साथ ही साथ जब रशिया यूक्रेन की वॉर हुई तो उसके बाद भी हमारे पास बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुआ। जिस तरीके से चाइना हमें यहाँ पे इन्फ्लुएंस करता है, दबाने का कोशिश करता है, तो इन सब से बचने के लिए एक अच्छा तरीका है यूरोपियन यूनियन। तो इसलिए यूरोपियन यूनियन से हमें अपना रिलेशनशिप बेटर करना होगा, जिसके लिए ईच एंड एवरी पॉइंट हम लोग ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ओके, सो गाइस, आज के लिए बस इतनी ही रखते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी के साथ। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और इस अगर वीडियो से आपको कोई भी किसी भी तरीके की अगर यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गेन हुआ है तो उसके लिए आप लाइक कर सकते हो। फिर भी कोई डाउट करी सजेशंस है तो कमेंट करना ना भूलें एंड मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। मिलती हूँ कल इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।